मानव प्रजनन की क्रिया विधि। अब हम खास करके बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जब गर्भाधारण की मान लीजिए सारी सामान्य स्थितियां हैं, गर्भाधारण हो गया, उसके बाद वहां पर क्या होगा वो सारी मैकेनिज्म अगर आपको समझनी है तो हम यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ेंगे, मानव प्रजनन की क्रिया विधि। ठीक है ना, कैसे सारी चीजें होती हैं, कैसे वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे निषेचन होता है और कैसे गैमीट्स बनते हैं, फिर गर्भाधारण कब होगा, कैसे होगा, कितने दिन का होगा और कैसे किसी चाइल्ड की बर्थ होगी, वो सारी बातें अब यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब फिर से यहाँ पे बात करेंगे कि मानव प्रजनन की क्रिया विधि क्या है, कैसे मानव के अंदर प्रजनन होता है। मानव के प्रजनन में 3 अवस्थाएं होती हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। कौन कौन सी? पहला युग्मक जनन, सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमीट्स। जैसे मान लो कोई मानव है, पहले वो पैदा होगा, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसकी उम्र बढ़ेगी, फिर उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा? युग्मक जनन। उसके अंदर गैमीट्स बनेंगे। अगर नर है तो शुक्राणु और मादा है तो अंडाणु, इसका निर्माण शुरू होगा। फिर होगा निषेचन, फिर नर मादा के अंदर ये युग्मक बन गए, फिर शुक्राणु मादा में जाएगा और वहां अंडाणु से वो मिलेगा और फिर क्या होगा? निषेचन होगा। फिर निषेचन जब हो जाएगा तो भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण का फिर विकास होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास होगा और फिर जब भ्रूण का विकास हो जाएगा तब जाकर के चाइल्ड बर्थ होगी, बच्चे का जन्म हो पाएगा। तो ये 3 चीजें हैं यहां पर। अब उसमें सबसे पहली बात आती है युग्मक जनन, मतलब गैमेटोजेनेसिस, कैसे शुक्राणु कैसे बनते हैं, अंडाणु कैसे बनते हैं। देखिए ये पॉइंट जरूरी है कि टेस्टिस एवं अंडाशयों में, टेस्टिस और ओवरी में युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, कैसे होता है? युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में होता है। मतलब जो भी ये युग्मक बनते हैं, जो गैमीट्स बनते हैं, वो किससे बनते हैं? वो जनन कोशिकाओं से बनते हैं। और वहां पे जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री। मतलब वहां पर मियोसिस होती है। जो जनन कोशिकाएं हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके बाद क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा। वृषण में, टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। नर के शरीर में, उसके टेस्टिस में जो शुक्राणु बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन। तथा अंडाणु, जो अंडा है वो कहां बनेगा? अंडाशय में बनेगा, ओवरी में बनेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अंड जनन, oogenesis। ये 2 प्रोसेस होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ये नर में होता है, ये मादा में होता है। इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर हम इस चित्र के माध्यम से बात करेंगे कैसे अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे हैं शुक्राणु, तो शुक्राणुजन, ये शुक्राणुजन है, यौनावस्था प्रारंभ हुई, उसके अंदर जो भी ये कोशिका है उसमें सूत्री विभाजन होगा। पहले जब सूत्री विभाजन होगा तो प्रारंभिक शुक्र कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? प्रारंभिक शुक्र कोशिकाएं 4 बन गई। फिर उसमें डिवीजन शुरू होगा। पहले कौन सा डिवीजन हुआ था? सूत्री। तो सूत्री में क्या होता है? अगर यहां पे क्रोमोसोम पहले रहे होंगे 46, तो जो ये कोशिका बनी है प्रारंभिक शुक्र कोशिका, इसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे? 46, क्योंकि यहां समसूत्री है। उसके बाद होता है प्रथम अर्धसूत्री। क्या बनेगा? प्रथम अर्धसूत्री। अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब होगा और जब ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी, जब ये द्वितीयक बनेंगी तब बेटा यहां क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद फिर होगा दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे? शुक्राणु प्रसू बनेंगे, शुक्राणु पूर्व बनेंगे।
ठीक, और वो आगे चल करके शुक्राणु का निर्माण करेंगे। तो दूसरा जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं, तो ये 23 यहां आखिरी में भी क्या रहेंगे, 23 ही रहेंगे। तो एक प्रारंभिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, इसीलिए टेस्टिस के अंदर जो भी स्पर्म बनते हैं वो मिलियंस में बनते हैं, और वीर्य के साथ जो स्पर्म फीमेल बॉडी में जाते हैं वो मिलियंस में जाते हैं, 1-2 नहीं जाते। ठीक है, तो ये मान के चलिए जो शुक्राणु बनते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। ऐसे ही यहां पर फीमेल में क्या होता है, अंड जननी में सूत्री विभाजन होता है, प्रारंभिक अंडक बनते हैं, उसमें क्रोमोसोम 46 रहेंगे। पहला अर्धसूत्री विभाजन क्या बनेगा, द्वितीयक अंडक बनेगा, इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, और उसके बाद फिर जो द्वितीयक अंडा बनेगा उसमें क्रोमोसोम 23 ही होंगे। बट एक बात याद रखने वाली है, जब शुक्राणु बनते हैं तो 1 से 4 बनते हैं, और यहां जब अंडाणु बनता है तो 4 नहीं बनते, सिर्फ 1 बनता है। यही डिफरेंस है मेल और फीमेल के स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। स्पर्म जब बनते हैं तो मिलियंस में बनते हैं, अंडे जब बनते हैं तो 1 ही बनते हैं। ये एक इवोल्यूशन का पैटर्न है, ये नेचर ने इसको बैलेंस रखा है, क्योंकि अगर मिलियंस स्पर्म की तरह मिलियन अंडे बन गए तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो नेचर ने इसको इस तरीके से बना के रखा है कि अंडे कम बनेंगे तो उतना ज्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और बच्चे कम पैदा होंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। अब सोचिए, 1 अंडा बनता है तो भारत की जनसंख्या इतनी है, और अगर कहीं मिलियंस अंडे बनते तो भारत की संख्या कितनी होगी ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जिम्मा नेचर ने खुद ले रखा है, वो खुद इस बात के लिए एक्टिव है, और इसीलिए अंडों का निर्माण कम होता है, 1 ही बनता है, और स्पर्म बहुत सारे बनते हैं। क्योंकि स्पर्म बहुत सारे, जब वो नर से मादा में जाते हैं तो बहुत सारे स्पर्म खत्म भी हो जाते हैं, उसमें उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब आपने देखा कि किस तरीके से शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण हुआ। शुक्राणु बन गए नर में और अंडाणु बन गया मादा में। अब क्या होगा, निषेचन। देख रहे हो, ये व्हाइट कलर के ये अंडा है, और ये व्हाइट कलर के क्या है, ये शुक्राणु है। जब आप देखते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये होता है, यहां पर, यहां जो अंडा बनता है ये निकल के यहां आ जाता है, ये क्या है, ये एग है, अंडा है। ठीक, इधर योनि है, ये क्या है, ये योनि है। योनि से स्पर्म्स जो होते हैं वो अंदर आते हैं, ये स्पर्म अंदर आता है और यहां आकर के इसके साथ फर्टिलाइज कर जाता है, और जब फर्टिलाइज करता है तो निषेचन हो जाता है, और यहीं पर बनता है जाइगोट। तो स्पर्म जो है वो योनि से एंटर करता है और गर्भाशय से होते हुए यहां आकर के फर्टिलाइज करता है। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो जो भी जाइगोट बनेगा, जो युग्मनज बनेगा, वो यहां आकर के गर्भाशय में यहां फिक्स हो जाएगा, और यहीं पर गर्भ का निर्माण शुरू होगा, और 9 महीने बाद वहां से एक नया बेबी जन्म लेगा। ठीक है, तो यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं अंडे पर, लेकिन कोई एक ही स्पर्म जो है वो जाकर के फर्टिलाइज करता है। तो निषेचन क्या होता है, देखिए, नर युग्मक मतलब शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलित से युग्मनज मतलब जायगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंतः निषेचन होता है, मतलब शरीर के अंदर ही निषेचन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतः निषेचन। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो कोई पूछता है कि फीमेल में निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में होता है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, मतलब जो भी हमारे शुक्राणु जाते हैं तो शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं तो केवल उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अंदर जाता है, बाकी पूरा शरीर बाहर रहता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। ठीक है, मादा युग्मक का पूरा भाग रहेगा और नर युग्मक का सिर्फ केंद्रक आएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने बात बताई उसमें क्या दिखाया, जैसे मान लो ये एग है, इसके अंदर ये उसका केंद्रक है,
ये मादा का केंद्रक है, ठीक। और स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, इसका केंद्रक है। तो जब ये इसके पास पहुंचेगा, तो जब ये इसके पास पहुंचेगा, जैसे मान लीजिए ये यहां से पहुंच गया, ठीक है, ये पहुंच गया, तो पूरा नहीं जाएगा, केवल इसका केंद्रक अंदर जाएगा। तो मादा का पूरा शरीर रहेगा और इसका केवल केंद्रक अंदर जाकर के क्या करेगा, निषेचन। क्या करेगा, निषेचन। जब निषेचन हो जाएगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। और यही जायगोट जो है वो भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, ये जो भ्रूण है हमारा, इसका निर्माण करेगा। फिर भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण कहां पहुंचेगा, गर्भाशय में। वहां क्या शुरू होगा, भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास कहां होता है, यूट्रस में, गर्भाशय में होता है। अब देखिए भ्रूणीय विकास में क्या है। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज मतलब जायगोट तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है। मतलब जो जायगोट है, जो युग्मनज है, पहले उसमें एक कोशिका होती है, फिर वो डिवाइड करता रहता है और बहुत सारी कोशिकाएं वहां बनती हैं और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित कर देता है, ठीक। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं। निषेचन जैसे मान लो आज हुआ, तो आज से 10 हफ्ते बाद उसको हम क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। वहां जो भी डेवलपमेंट होता है उसी को हम भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण, मतलब जो भी हमारा भ्रूण बनता है उसमें 3 मेम्ब्रेन होती हैं। कौन सी, एक सबसे बाहरी मेम्ब्रेन, मध्य मेम्ब्रेन और अंतः मेम्ब्रेन। इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसी तीनों मेम्ब्रेन से पूरा शरीर बनता है, शरीर के सारे अंग बनते हैं। ये 3 जननिक स्तर कौन से हैं, यहां जो आपने कहा ना कि 5वें सप्ताह में 3 जननिक स्तर बनते हैं, कौन कौन से, ये 3 हैं, इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। इन्हीं तीनों मेम्ब्रेन से पूरा शरीर बनेगा। शरीर का एक एक अंग यही 3 मेम्ब्रेन बनाएंगी, कुछ ये बनाएगी, कुछ ये बनाएंगी और कुछ ये बनाएंगी, ठीक है। इसके पश्चात इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है, वही 3 मेम्ब्रेन। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना, 7वें से 9वें सप्ताह में ये सब बन जाता है। तीसरे माह में भ्रूण में कंकाल तंत्र बन जाता है। चौथे माह में सिर एवं शरीर पर रोएं आ जाते हैं। 5वें माह में आहार नाल, रुधिर व अस्थि मज्जा बन जाती है। 5वें महीने ये सब बन जाता है। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप ले लेता है, एक पूरा आपको लगेगा कि हाँ बेबी है वो। 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। 8वें माह में उसमें वसा का जमाव होने लगता है, भोजन। जबकि 9वें माह में वो जन्म के लिए तैयार हो जाता है। 9वें महीने बाद फिर उसमें जन्म हो जाता है। तो 9वें महीने तक शरीर का पूरा विकास होता रहता है। भ्रूण का पोषण जरायु, एम्नियन एवं अपरा मतलब प्लासेंटा। देखिए भ्रूण जब यहां पर रहेगा, अब ऐसे बात करें अगर हम, तो मान लीजिए ये मदर का गर्भाशय है, तो यहां पे भ्रूण बन रहा है, यहां भ्रूण बन रहा है, यहां भ्रूण का विकसित हो रही है। तो भ्रूण को सारा न्यूट्रिशन मदर के गर्भाशय से ही मिलता है। तो यहां मदर के गर्भाशय के चारों तरफ यहां पर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इसी को बोलते हैं प्लासेंटा। तो मदर की शरीर से ही इस भ्रूण को सारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो मदर से भ्रूण को न्यूट्रिशन देता कौन है, मदर की बॉडी को, मदर के गर्भाशय को भ्रूण से जोड़ता कौन है, वो प्लासेंटा होता है, जो मदर से सारा पोषण ले करके भ्रूण को देता रहता है, जिससे भ्रूण विकसित हो जाते हैं और 9 महीने बाद उसका जन्म होता है। मनुष्य में गर्भाधान काल 280 दिनों का होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु मादा के शरीर से बाहर आ जाता है। 9 महीना लगभग 280 या 290 दिन में बच्चे का जन्म होता है। अब यहां पर दिखाया जा रहा है कैसे किसी शिशु का डेवलपमेंट होता है। देखो सबसे पहले क्या था,
सबसे पहले शुक्राणु आ गए और अंडाणु आ गए, दोनों मिल गए, निषेचन हो गया, क्या बन गया, एग फर्टिलाइज हो गया, ये जायगोट बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया जायगोट। ये बन गया जायगोट। जायगोट में कितनी सेल हैं, अभी एक ही सेल है। अब यहां विभाजन होगा, कैसा विभाजन होगा, समसूत्री। कैसा विभाजन होगा, समसूत्री। समसूत्री विभाजन से पहले 1 से फिर 2 बनेंगी, 2 से फिर 4 बनेंगी, 4 से फिर 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, है ना। 16 से फिर अगली स्टेज आएगी ब्लास्टोसिस्ट, ये स्टेज आ जाती है। ये ब्लास्टोसिस्ट आ जाता है गर्भाशय में। अभी तक कहाँ था, अंडवाहिनी में, अब गर्भाशय में आ गया। ये गर्भाशय में आकर के फिक्स हो जाएगा, वहां प्लासेंटा बन जाएगा। मदर की बॉडी से इसको ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन मिलने लगेगा। अब जब न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण जब मिलने लगेगा, तो फिर 4 हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद, 16 हफ्ते बाद और 20 हफ्ते बाद इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट होता जाएगा। और एक कोशिका से ये बहुकोषीय प्राणी, ये बहुकोषीय जीव का निर्माण होगा, जिसको आप कह सकते हो ये मानव का है। ऐसे ही हर एक अलग अलग जानवरों में, जंतुओं में ये चीजें होती रहती हैं। और एक कोशिका से ही बहुकोषीय प्राणी बनते हैं, ये बात आप याद रखिए। कोई भी जीव हो वो एक ही कोशिका से बना है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है पूरे 9 महीने में, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होता है। इसके बाद इसकी बर्थ हो जाती है, योनि के द्वारा ये शरीर से बाहर आ जाता है और फिर वहाँ पर आगे ये नॉर्मल एक लाइफ जीता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, कैसे डेवलपमेंट होता है किसी भी मदर बॉडी के अंदर भ्रूण का। समझ में आ गया है। तो मदर बॉडी के अंदर आपने देखा कि जो ओवरी होती हैं वहाँ अंडे बनते हैं, अंडवाहिनी में आकर के शुक्राणुओं से वो निषेचित होते हैं, फिर गर्भाशय में गर्भाधारण होता है, गर्भाधारण में पूरा ये डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है और 9 महीने बाद वो बच्चा वहाँ से जन्म लेकर के बाहर आ जाता है, जो योनि के द्वारा शरीर के बाहर आएगा। इसे बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। अब जो भी ये इतना सारा आपने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वहाँ पर आपने देख लिया कि सबसे पहले गेमीट्स बनते हैं, युग्मनस बनते हैं, युग्मक बनते हैं, फिर वो फर्टिलाइज करके युग्मनस बनाते हैं, फिर सारा डेवलपमेंट हो गया। कुल मिला करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में। तो मानव के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है वो सारी बात आपने समझ ली। अब क्योंकि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई कुछ स्वास्थ्यजनक जानकारी भी पता होनी चाहिए। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, आज के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो महिलाओं में हो जाती हैं, पुरुषों में हो जाती हैं, और जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी हो जाती हैं। जो जनन स्वास्थ्य से आपको पता, तो जनन स्वास्थ्य से आपको क्या पता चलता है कि कैसे हम गर्भाधारण को कैसे बचाएं, कैसे किसी शिशु को कोई बीमारी ना होने पाए, और किस तरीके से हम अपने समाज को हेल्दी रखें, आने वाले बच्चे को कैसे हेल्दी रखें। ये सारी जानकारियां आपको कब मिलती हैं, जब हम पढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य। तो इसी से के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जनन स्वास्थ्य क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, जिसको कह सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो जनन स्वास्थ्य है, जनन स्वास्थ्य में क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कोई भी लैंगिक हो या अलैंगिक हो, रिप्रोडक्शन 2 ही तरीके का होता है। तो लैंगिक में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसको कैसे हम मेंटेन करें, उसको कैसे हम स्वस्थ रखें, आने वाले बच्चे को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, वो सारी जानकारियां यहाँ पर मिलेंगी। देखिए जनन स्वास्थ्य की बात करें अगर हम, तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो हर तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक, यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी में सैकड़ों वर्षों से है। मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो
सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव कंडीशन से फैलती है, मतलब वो जो है लैंगिक प्रजनन के समय माता पिता से बच्चों में चली जाती हैं या माता पिता में भी फैल जाती हैं। तो वो कौन कौन सी यौन संबंधी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके बारे में इंसान को जानकारी रखनी चाहिए। इनमें से कौन कौन सी हैं? इनमें से सबसे पहली है ये उपदंश, जो एक बैक्टीरियल है, साइफिलिस। दूसरी है सुजाक, गोनोरिया। तीसरी है लिम्फोग्रेन्युलोमा, बेनिरियम। और चौथी है रजत व्रणाम, ठीक है, जिसको बोलते हैं चैंक्रोइड। और लास्ट में है एड्स। एड्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो रिप्रोडक्टिव कंडीशन में, रिप्रोडक्शन के टाइम पर नर मादा में हो सकती हैं, मेल फीमेल में हो सकती हैं, बच्चों में हो सकती हैं। तो ये इन बीमारियों के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ वायरल हैं, जिसमें एड्स के बारे में आपको पता होगा। एड्स एक वायरल डिजीज़ है जो HIV से फैलती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से फैलती है। ये सेक्सुअल कंडीशन में माँ से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है, माता पिता को आपस में हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर पर हावी हो जाती हैं, जिससे इंसान की लाइफ जो है वो कम होती है और डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी बीमारियों की भी जानकारी हमें कौन देता है? जनन स्वास्थ्य से ही पता चलता है कि कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव बीमारियां हैं। इन्हीं को कहा जाता है STD। इनको क्या बोलते हैं? STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो सेक्स के साथ ट्रांसफर होती हैं? तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इसको कह सकते हो क्या? यौन संचारित बीमारियां। फिर आता है कि ये बीमारियों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। फिर है कि गर्भरोधन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए किसी परिवार के अंदर, जैसे एक छोटा परिवार सुखी परिवार माना जाता है, तो छोटा परिवार कैसे रहे? ठीक है, आज कल देखिए, आज हर आदमी पढ़ा लिखा है और लगभग वो कोशिश करता है कि उसका परिवार छोटा रहे। छोटा परिवार होगा, 2 बच्चे होंगे, तो क्या होगा? आप उनकी अच्छी शिक्षा दे पाओगे, अच्छा भोजन दे पाओगे, वो स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनकी देखरेख नहीं हो पाती, सही एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिससे कि एक सही समाज का विकास नहीं हो पाता है। तो स्वस्थ समाज बने, आपके हमारा जो देश है वो स्वस्थ रहे, इसके लिए जरूरी है छोटा परिवार। छोटा परिवार कैसे होगा? जब हम गर्भरोधन के बारे में जानकारी रखेंगे, कैसे हम अपनी गर्भ को कैसे हम कम कर सकें, कम बच्चे कैसे होंगे, 1 बच्चा 2 बच्चा, इस पे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात अगर हम करें तो वो कैसे होगा। तो गर्भ निरोधक विधियों को अपनाने से गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है। इसके लिए कुछ गर्भ निरोधक विधियां निम्न प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए कि माता पिता है वो नहीं चाहते हैं कि गर्भाधारण अभी हो, तो अब वहां पर क्या है कि संभोग के बाद मान लीजिए गर्भ हो सकता है, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं फिर भी गर्भ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैसे हम गर्भ को रोकें, कैसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें? तो यहाँ कुछ तरीके बतलाए जा रहे हैं। सबसे पहला होता है रासायनिक विधि। अगर मान लीजिए संभोग के बाद यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं मार्केट में, वो केमिकल्स जो हैं या मेडिसिन जो होती हैं वो स्पर्मिसाइड होती हैं, जो स्पर्म को मार देती हैं, शुक्राणुओं को मार देती हैं, जिससे गर्भाधारण नहीं होता। तो अगर ये फीमेल्स इसको खाती हैं तो उसके बाद उनके अंदर गर्भाधारण नहीं हो पाएगा। शल्य, इसमें सर्जरी होती है, इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं? सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी के बाद जो अंडवाहिनियां हैं या जो आपके शुक्रवाहिनियां हैं उनको काट देते हैं, उनको सील कर देते हैं, जिससे शुक्राणु बाहर ना आने पाए, अंडाणु बाहर ना आने पाए और वहां पर निषेचन ना हो पाए, गर्भाधारण ना हो पाए। भौतिक विधियां, कुछ ऐसी भौतिक विधियां होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि जो शुक्राणु है, जो अंडाणु है, उनको आपस में मिलने ना दें, वहाँ पर हम उनको रोकें, चाहे वो कॉपर्टी हो, चाहे वो कुछ आपके ये क्या कर सकते हैं कि लिप्पे लूप्स होते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर भौतिक कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, या कह सकते हो कि ये तरीके की मशीनरी है जिनका हम यूज़ करके हम जो शुक्राणु हैं उनको अंडाणुओं तक पहुँचने नहीं दे सकते। तो भौतिक विधि में ये सारी चीज़ें, कॉपर्टी की बात हम करेंगे, जहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कॉपर्टी सेट कर दी जाती है, फिट कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो अंडवाहिनियों का रास्ता है वो बंद हो जाता है और जो शुक्राणु हैं वो अंडों तक नहीं पहुँच पाते हैं।
विभिन्न दवाइयाँ वही चीज़ें हैं, मेडिसिनल जो मेडिसिन्स होती हैं जो क्या करती हैं कि अंडों को निर्माण को रोक देती हैं या टेस्टिस के अंदर जो भी शुक्राणु हैं उनको रिड्यूस कर देती हैं। और लास्ट आता है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में स्पर्म को, जैसे कि कहते हैं ना, नर जब संभोग के समय क्या होता है कि नर के शरीर से मादा में जो है शुक्राणु ट्रांसफर होते हैं, तो उसको वहाँ रोका जा सकता है। वहाँ पर उस सारे जो तरीके हैं, जो अवरोध हैं, उनको हम यांत्रिक अवरोध कहते हैं, जिससे जो शुक्राणु हैं वो नर के शरीर से मादा तक ना पहुँच पाएँ, तो वो भी एक तरीका होगा जिससे गर्भारोधन हो पाएगा। तो ये सारी बातें हैं, रासायनिक विधि, शल्य, भौतिक विधि, विभिन्न दवाइयाँ और यांत्रिक अवरोध, इन सभी माध्यमों से हम गर्भ को रोक सकते हैं। गर्भ निरोधक कंडीशंस हैं, ये गर्भ निरोधक ये विधियाँ हैं, इससे गर्भाधारण नहीं होगा और पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी। इसमें बाकी सारी चीज़ें जो टेम्परेरी हैं, लेकिन जो शल्य है ये परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। एक बार ये हो गया तो फिर उसके बाद फिर पूरी लाइफ जो है दोबारा वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। इसमें होता क्या है शल्य में क्या है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो टेस्टिस है, इससे जो ये शुक्र वाहिनी है, ठीक है, जो स्पर्म को लेके जाती हैं शुक्राणु को, इनको काट करके और सील कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है अंडवाहिनी, इसको काट करके सील कर दिया गया। तो अब जो यहाँ अंडा बनेगा वो कभी गर्भाशय में आ ही नहीं पाएगा। यहाँ से जो स्पर्म है वो कभी जा ही नहीं पाएंगे निषेचन के लिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो शुक्राणु बनेंगे वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये दोनों ऐसे तरीके होते हैं जो गर्भ निरोधक के लिए जरूरी हैं। ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। ये दो तरीके हैं जो शल्य चिकित्सा, शल्य के थ्रू सर्जरी के साथ ये चीज़ें हो पाती हैं। तो गर्भानिरोधन किस तरीके से होता है, कैसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद कर सकते हैं, कैसे गर्भ को रोका जा सकता है कि अगर आप नहीं चाहते हैं, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि गर्भधारण हो, तो वहाँ पे ये सारी सिचुएशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि मानव में किस तरीके से लैंगिक प्रजनन होता है, कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या मेथड हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, और सारे स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। उसके बाद में जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपने एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात की और गर्भ निरोधक विधियों के बारे में आपने बात की है। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है जिसका नाम था जीवों में प्रजनन। तो जो हम पढ़ रहे थे अध्याय 3, ठीक है, तीसरा जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है जीवों में प्रजनन कैसे होता है। इसमें पौधों के बारे में बात की है, जंतुओं के बारे में बात की है, मानव हमारा मेन उदाहरण था, उस पर हम लोगों ने पूरा अपना टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसका आप आंसर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए अध्याय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।